नागदा के डाबरी गांव में रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्री 2009 में हुई, लेकिन भूमाफियाओं ने 2024 में भी एक नई रजिस्ट्री करवा ली। वहीं प्रशासन से कोई कार्यवाही नहीं होने पर जब कोर्ट से आवेदन दिया गया तब पुलिस को मजबूरन कार्यवाही करनी पड़ी। मामले को लेकर अभिभाषक राजेश तिवारी ने जानकारी दी, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर हेराफेरी का आरोप लगाया। देखिए, मेरे को आपको बताने में बड़ी ही विडंबना हो रही है और वर्तमान समय में किस कदर से भूमि के संबंध में भूमाफियाओं का जाल फैला हुआ है और प्रशासन उनके सामने मूकदर्शक बना हुआ है। और एक तरीके से आप देखें कि प्रशासन उनको किस तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहा है। आप देखें, हमारे नागदा के पास में एक ग्राम डाबरी है और वहां के अत्यंत गरीब परिवार की एक महिला है राजूबाई करके, और राजूबाई ने एक जमीन वर्ष 2009 में खरीदी थी वहीं के लोगों से, जो ग्राम बनबना के सीम में लगती है जमीन, वो ग्राम बनबना के हल्के में लगती है। करीब 2 रजिस्ट्रियां हुई थी उसकी, एक रजिस्ट्री 4 बीघा की है और एक रजिस्ट्री लगभग 6-6.5 बीघा की है। इस प्रकार 2 रजिस्ट्री के माध्यम से बनबना निवासी 4 भाई और एक उनकी माता, 5 लोगों के नाम से 2009 में जमीन खरीदी गई थी और वो तब से ही खरीदी दिनांक से ही उस पर खेती कर रही थी राजूबाई और उसके पति और परिवार पूरा। तत्पश्चात अभी 2024 में आश्चर्यजनक रूप से ये मामला सामने आता है कि वो उसने जो जमीन खरीदी, वो जमीन अन्य किसी रामधवन यादव नाम के व्यक्ति ने खरीद ली गई है। तो जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने जब वो फाइल देखी नामांतरण की, तो उनकी जमीन पे उनका नाम चढ़ गया। और जब सारी जानकारी लग गई और जांच की उन्होंने अपने स्तर पे, तो तब एक थाने में एक आवेदन दिया कि जो रामधवन ने जमीन खरीदी वो हमने आज से 2009 में खरीद ली थी और हम तब से ही खेती कर रहे हैं। और इन्होंने इस प्रकार से जो जमीन बेच दी उसकी डबल रजिस्ट्री करवा के, और ये पूरा षड्यंत्र और गिरोह काम कर रहा है। और इस संबंध में आप जांच करके जिन लोगों ने जमीन खरीदी और जिनने विक्रय की है डबल जमीन, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए जाए। आप देखेंगे वहां पे मतलब पुलिस जो होती है जनता की सहायता के लिए होती है, न्याय देने के लिए होती है, पर यहाँ मुझे बड़ी ही शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो गांव की बाई और उसका पति 6-7 महीने से लगातार थाने पे चक्कर लगाते रहे। एक दिन में उनको 3-3, 4-4 बार बुलवाया गया, लेकिन उनके आवेदन पर से कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। जबकि ये स्पष्ट रूप से मामला था कि यदि कोई जमीन एक बार विक्रय हो जाती है और विक्रेता उसको पुनः दूसरे किसी व्यक्ति को विक्रय कर देता है, तो सीधा सीधा धोखाधड़ी का मामला बनता है। इसके साथ में दस्तावेजों का जो नए दस्तावेज बने हैं, उन दस्तावेजों के कूटकरण का मामला भी बनता है। लेकिन पुलिस ने अब किस दबाव में ये प्रकरण कायम नहीं किया, क्यों जांच प्रारंभ नहीं की, ये आप सब समझ सकते हैं। क्योंकि भूमाफियाओं ने ये जमीन खरीदी थी और भूमाफियाओं के दबाव के चलते प्रशासन ने उस आवेदन को कचरे के ढेर में डाल दिया। तब मजबूर होकर वो महिला हमारे पास आई और हमने उसके पूरे मामले और दस्तावेज देखे, तो हमने न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया। 233 BNSS के अंतर्गत एक प्राइवेट परिवाद में हमने उन 10 लोगों को आरोपी बनाया जिन लोग पूर्व से जमीन विक्रय कर चुके थे, और आरोपी बनाते हुए वो एक परिवाद प्रस्तुत करती और माननीय न्यायालय से हमने प्रार्थना की कि चूंकि ये जमीन 2009 में हमारे पक्षकार ने खरीदी है और इसको पुनः 2024 में विक्रय कर दिया गया है, ये सभी धोखाधड़ी की है, इस प्रकार उनको आरोपी बनाया जाए। तब न्यायालय में अभी 23 मई 2026 को एक आदेश पारित करते हुए सभी 10 आरोपियों को कोर्ट ने आरोपी माना, उनको आरोपी बनाया और 420 BNS के अंतर्गत ये मामला पंजीबद्ध हुआ है। अब आप देखें यहाँ पर कि जिस मामले में स्पष्ट अपराध बनता था, उनको 6-7 महीने प्रताड़ना थाने द्वारा दी गई और उसके बाद वो न्यायालय की शरण में आया और न्यायालय ने वो मामला तुरंत रजिस्टर्ड कर लिया गया। आप देखें प्रशासन होता किस लिए है, प्रशासन की क्या भूमिका रहती है कि आज आप देखें सुप्रीम कोर्ट के भी कई मामले कब्जे के संबंध में स्पष्ट रूप से सिद्धांत प्रतिपादित कर चुके हैं कि यदि किसी की जमीन पर बलात् कब्जा होता है या कोई धोखाधड़ी का मामला होता है तो तुरंत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। लेकिन नागदा पुलिस और प्रशासन के लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो गरीब महिला भटकती रही और अंततः जाके उसको न्यायालय से न्याय मिला। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो मामला हुआ है, इसमें अब मेरी ये मांग है मुख्य रूप से कि इस बात की जांच करवाई जाए। हमने SP साहब को भी आवेदन दिया है, अभी आज CSP साहब को भी हमारे पक्षकार ने आवेदन दिया है। हम इस बात की जांच करवाना चाहते हैं कि ये मामला उस समय पंजीबद्ध क्यों नहीं हुआ जब स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी का मामला था। तो कौन से ऐसे कारण थे, कौन सा ऐसा दबाव था, कौन सी ऐसी राजनीतिक भूमिका थी, या किस व्यक्ति के कारण आपने प्रकरण दर्ज नहीं किया। यदि आप ऐसा
शासकीय सेवक होते हुए भी यदि अपने कर्तव्य को नहीं निर्वहन करते उस समय पे, तो ऐसे मामलों में वर्तमान परिस्थितियों में उनको, ऐसे व्यक्तियों को भी दंडित किया जाना चाहिए। शासकीय नियमावली के अनुसार उन पर कार्रवाई होकर उनको निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आखिरकार सब जनता को न्याय देने के लिए बैठे हैं, और जब वे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं तो उन्हें दंडित कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आज संपूर्ण भारत में या कहे मध्य प्रदेश में और खासा में एक कहना ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नागदा व आसपास की जमीन में आप देखें किस तरीके से हर व्यक्ति एक दलाल बना हुआ है, और जो भी इस तरीके के जो बाहुबली लोग हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, वो ये इनके लिए उद्देश्य रखते हैं कि कोई भी विवादित जमीन हम खरीद लें और औने पौने दामों में खरीद कर हम उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाएं, और वेद अवैध किसी भी तरीकों को वो आजमा कर और प्रशासन पे दबाव डालकर ऐसे लोगों को, ऐसी आम जनता को सीधा सीधा उनकी जमीन से हटा रहे हैं, और उनको गरीबों का जो शोषण कर रहे हैं और भूमि से उनको हटा रहे हैं। और इस प्रकार के मामले सीधा सीधा सामाजिक शोषण का एक बहुत ही बड़ा एक रूप देखने को मिलता है आज के परिदृश्य में। जी, इस संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमने न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया था, जो डबल जमीन जिन विक्रेताओं ने बेची उन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए सो हो गया। उसके अलावा हमने एक दीवानी कार्रवाई भी की थी, क्योंकि न्यायालय में न्याय प्राप्त करने का एक विधिक सिस्टम होता है, और इस सिस्टम के तहत हमने एक दीवानी प्रकरण भी रजिस्ट्री को शून्य घोषित करने के लिए, जो भी वर्तमान 2024 में कराई है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो वो प्रकरण भी विचाराधीन है। वो रजिस्ट्री शून्य न्यायालय द्वारा घोषित की जाएगी, जिसकी कार्रवाई निरंतर प्रचलित है। ये अभी विचारण में है न्यायालय के, और बहुत ही जल्द, मतलब जिस तरीके से न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया है, बहुत ही जल्द सकारात्मक परिणाम आएंगे, और राजीव बॉय को अंततः न्यायालय के माध्यम से न्याय मिलेगा, और उनने जो जमीन की रजिस्ट्री करवाई है वो रजिस्ट्री निश्चित रूप से शून्य घोषित होगी, क्योंकि वो 2 बार रजिस्ट्री हुई है एक ही जमीन की। बिल्कुल, उस पर भी उसको सबसे बड़ा न्यायालय से भी कार्रवाई न्यायालय के विवेक के ऊपर है उसमें, और यदि वो अपने आप को सद्भावी क्रेता बताता है तो उसकी रजिस्ट्री शून्य घोषित होगी, और जो भी उसने जिस भी व्यक्तियों से खरीदी है पैसा देके या नहीं देके, वो उसे सीधा सीधा उसको हानि होगी उस तरीके से। और हम यदि उसमें ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो हम, यदि उसके संज्ञान में ये मामला रहता है तो हम भी इस संबंध में कार्रवाई करेंगे।